अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लास सेंटर के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। When we place an element of area in an electric field, some of the lines of force passes through it. The number of the field lines passing through a certain element of area is known as electric flux through that area. It is usually denoted by a Greek letter phi. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसमें से फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। Now, for example, the flux phi through the area A is passing 4, while the flux through area B is 2. तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज के बिल्कुल करीब एक एरिया, इसका एलिमेंट A है, उसमें से 4 लाइन जो है वो पास हो रही हैं, जबकि जो दूर पड़ा हुआ है B एलिमेंट, उसमें से सिर्फ 2 लाइंस पास हो रही हैं। तो इस हिसाब से इसकी अगर इंटेंसिटी हम मालूम करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? दैट इज 4 न्यूटन पर कूलम। This means that if 1 meter square area is held perpendicular to the field lines at this point, 4 field lines will pass through it. तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। Now, in order to establish relation between electric flux phi, electric field E, and area A, we consider that area is held perpendicular to the field lines, then E into A, क्योंकि A जो होगा, एरिया जो होगी वो क्या होगी? फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगी। Then lines passes through it, the flux, electric flux in this case will be। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर फील्ड लाइन के साथ किसी एलिमेंट को जिसकी एरिया ए के बराबर है, अगर उसको हम परपेंडिकुलर रखें इसके साथ, तो फिर ये देखें, तो यहाँ पे आप देखें कि ये फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा? ये एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट जो है वो हेल्ड परपेंडिकुलर है, इस फील्ड लाइन के साथ क्या है? वो परपेंडिकुलर है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है वो यहाँ से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका एरिया वेक्टर ए है, इसी हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई के बराबर है। तो इस सूरत में अगर हम देखें कि वेयर ए डिनोट्स दैट एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, इन केस, तो यहाँ पे आप एक और फिगर में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इस परपेंडिकुलर एरियाज में से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है आपको रिप्रेजेंट करे इसकी फील्ड वेक्टर को, और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस जो है, फील्ड वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं? पैरेलल हैं। तो उस केस में इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो यहाँ पे ये जो सिंबल आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहें? इसको हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ए जो है, एलिमेंट ए जो है, एरिया ए जो है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आपके पास जो फ्लक्स है वो इक्वल होता है ई इंटू ए के बराबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इन अदर केस, इफ एरिया ए इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, अगर वो एलिमेंट आपका पैरेलल होगा किसके साथ? फील्ड लाइन के साथ, तो उस केस में देयर इज नो लाइंस क्रॉस दिस एरिया, सो द फ्लक्स इन दिस केस इज। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमने एलिमेंट जिसकी एरिया ए के बराबर है उसको हमने रखा हुआ है, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं, कुछ फील्ड लाइंस उसके ऊपर से क्रॉस कर रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस उसके नीचे से, लेकिन इस एरिया में से कोई भी फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं कर रही। तो ये एरिया वेक्टर, ये जो नॉर्मल होता है इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। अब ये एरिया वेक्टर जो है इस लाइंस के साथ, इस फील्ड लाइन के साथ क्या है? वो परपेंडिकुलर है, जिसके साथ वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो इस केस में हम देखें कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास नहीं होगी। तो ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 को अगर एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और केस में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे in this case, when area is neither perpendicular nor parallel to the field lines but is inclined
एट एंगल थीटा विद द लाइंस। अब आप देखें कि ये फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एक एरिया है जिसका एलिमेंट जो है, एलिमेंट का एरिया ए। इस हिसाब से ये जो चीज आपको नजर आ रही है जो फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है। In this case we have to find the projection of the area which is perpendicular to the field lines। तो ये प्रोजेक्शन जो है, जो इसका साया है, जो इसका शेड है इस इंक्लाइंड अपना एरिया का, ये प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन इसके साथ क्या है, इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस सूरत में ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी फील्ड लाइन को, और ये वाली चीज जो है वो एरिया वेक्टर है। तो एरिया, अब एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के दरमियान एक एंगल जो है यहाँ पे वो एंगल हो रही है। इस एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसका वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, साइन थीटा क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये जो है फील्ड लाइंस जो है वो बेस कहलाएगा, और ये आपका जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ क्या है, ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द area. Electric flux being a scalar product, so it is a scalar quantity. Its SI unit is Newton meter square per coulomb square. वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किस तरह से इसका यूनिट जो है वो आता है, तो आपके पास जो ये इक्वेशन है दैट इज फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर। ठीक है, इंटू इसके साथ क्या है आपके पास एरिया ए है। तो फोर्स का जो आपके पास यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज न्यूटन। न्यूटन के बाद क्या है एरिया, एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज मीटर स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो ये क्या हो गया, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जो कूलम डिवाइड में है इसको हम इस तरह से करके लिखते हैं। तो इस तरह से इसका यूनिट जो है वो ड्राइव होता है। दैट इज फ्लक्स का जो यूनिट हो गया दैट इज ई इंटू ए। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू एरिया है आपके पास। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, चार्ज का यूनिट यहाँ पे कूलम है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमने तीनों केसेस यहाँ पे देखे कि फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, फर्स्ट केस में हमारे पास जो एरिया थी वो परपेंडिकुलर थी फील्ड लाइन के साथ, उस हिसाब से हमारे पास जो इसका फ्लक्स आ गया था दैट इज ई इंटू ए, क्योंकि ए जो है इसके साथ वो परपेंडिकुलर है। दूसरे केस में हमारे पास क्या था, जो एरिया थी वो इसके साथ पैरेलल थी, देयरफॉर देयर इज नो लाइन पासिस और क्रॉस थ्रू दैट एरिया। तो उस हिसाब में इसका फ्लक्स जो हो गया वो जीरो हो गया। यहाँ पे फ्लक्स आपका जो परपेंडिकुलर है वहां पे फ्लक्स आपका मैक्सिमम होता है, अगर वो पैरेलल होगा, एरिया आपका पैरेलल होगा तो उस सूरत में आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। और तीसरा हमारे पास क्या था, एक इंक्लाइन पे था, उसके हिसाब से जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था दैट इज ई ए इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज थी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। मतलब हमारे पास एक सरफेस है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर इनक्लोज हमने क्या रखा है, एक चार्ज को रखा हुआ है। अब चार्ज जो होगा वो चार्ज जो यहाँ पे आपके चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज होगा इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी थ्रू आउट द स्फीयर, पूरे स्फीयर के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इसका टोटल एरिया होगा, इस स्फीयर का जो टोटल एरिया होगा उसको हमने डिवाइड कर लिया है। किस चीज के अंदर डिवाइड कर लिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एन स्मॉल पैचेस। मतलब अलग अलग हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। इस टोटल एरिया को, स्फीयर की टोटल एरिया को हमने स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लिया। अब एन मींस नंबर ऑफ ऑल, जितने भी इसके अंदर होंगे
उस सूरत में अगर हम देखें द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो होगा वो इस सरफेस के अंदर क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू A1। तो यहाँ पे आपके पास इस फील्ड लाइन के साथ देखें कि यहाँ पे एक पैच हमने बनाया है, दैट इज उसका एरिया 1 है, इसी हिसाब से यहाँ पे एरिया 2 है, इस हिसाब से यहाँ पे एरिया 3 है, यहाँ पे 4 है, इस हिसाब से नंबर ऑफ ऑल जितने भी एरियाज यहाँ पे स्मॉल पैचेस के हिसाब से बनेगी, उसको हमने क्या किया है, उस पूरी सरफेस की एरिया को हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में क्या लिखा है, दैट इज ई, क्योंकि फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फील्ड लाइंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे सेम है, हर पॉइंट पे इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो इक्वली होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पैचेस के हिसाब से एरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज A1, A2, A3 अप टू AN तक। So the direction of electric intensity and vector area is same at each patch. अब देखें यहाँ पे ये फील्ड लाइंस की आपके एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर है, और सॉरी एरिया वेक्टर ए और ये फील्ड लाइंस दोनों आपस में क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देखें तो ये भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, मतलब हर एक एरिया के हिसाब से, फील्ड लाइंस के हिसाब से दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। देयरफॉर अगर ई यहाँ पे देखें तो ई हमारे पास यहाँ पे कॉमन हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई, हमने कॉमन ले लिया, एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, मीन्स नंबर ऑफ ऑल जितने भी एरियाज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बट वी नो दैट ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टॉपिक हमने किया था उसमें आपने देखा होगा कि हमने ई का जो वैल्यू मालूम किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पे कूलम कांस्टेंट होता है, क्यू यहाँ पे चार्ज था, आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स था, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये के का एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। उस हिसाब से हम देखें, अब इस इक्वेशन में अगर ई का वैल्यू हम पुट करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया, इंटू अब ये जो टोटल एरिया है इस स्फीयर की, इस सरफेस की जो टोटल एरिया है उसको हमने मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर करके रख दिया। तो यहाँ पे टोटल एरिया, अब टोटल एरिया जो होती है स्फीयर की वो किसके बराबर होती है, वो किसके इक्वल होती है, वी नो दैट द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे स्फीयर की जो एरिया होती है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। इस सूरत में अब ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करना होगा टोटल एरिया की जगह पे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये इसकी टोटल एरिया हो गई। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई आपके पास यहाँ पे भी है, तो ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे रिमेनिंग जो चीज होगी वो क्या होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगर किसी चार्ज को इनक्लोज किया जाए किसी स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो उस सूरत में उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सो वी कंक्लूड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस does not depend upon the shape or geometry of the closed surface। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरा शेप भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस के अंदर does not depend upon the shape, शेप किसी किस्म का भी हो, चाहे वो स्पेयर में हो, सर्किल में हो, चाहे वो किसी और ज्योमेट्रिकल शेप में हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे शेप जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स आपका इक्वल किसके आ रहा है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किस चीज को, इसके मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू इसका चार्ज है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज। तो आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा
कि फील्ड लाइन जैसे पास होती हैं किसी एलिमेंट एरिया के हिसाब से, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने केस नंबर 1 में देखा कि एरिया को हमने परपेंडिकुलर रखा, फिर एरिया को हमने पैरेलल रखा फील्ड लाइन के साथ, फिर हमने इसको इंक्लाइन करके सम एंगल के हिसाब से वहां पे रखा। तो उस केस में भी आपने देखा कि तीनों केसेस में हमने इसका एक रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया था। उसके बाद उस चार्ज को हमने इनक्लोज किया किसी स्फीयर के अंदर, तो उस सूरत में आपके पास जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके साथ होंगे। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज।